लास्ट क्लास में हमने फायरबेस सेटअप किया था, सही है। उससे आगे का काम ये है कि आज की क्लास में हम ऑथेंटिकेशन करेंगे फायरबेस की मदद से, और साथ में मैं आपको फॉर्म पे वैलिडेशन कैसे अप्लाई की जाती है भी सिखाऊंगा, सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कोड मैंने लिखा हुआ है, मतलब जो डिफॉल्ट कोड होता है, यहाँ से इसको मैं वाइप आउट कर दूंगा। ये सारा कोड मैंने हटा दिया, सही है। अच्छा, ये जो आपके पास फायरबेस ऑप्शंस की फाइल है ना, ये आपने डिलीट नहीं करनी है, क्योंकि आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, सही है। आपके प्रोजेक्ट की मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। अगर ये आपने मिसाल के तौर पे डिलीट कर दी तो समझिए फायरबेस का कनेक्शन फिर नहीं रहेगा, सही है। फायरबेस ऑप्शंस। अच्छा, अब इस फाइल के अंदर यानी मेन फाइल के अंदर मैं यहाँ पर एक स्टेटलेस विजेट जो है वो बना दूंगा। बल्कि एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप ये वाला काम जो है ना, ये भी एक अलहदा फाइल में कर लें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे मैं यहाँ पर एक फाइल बना देता हूँ ऐप डॉट डार्ट के नाम से, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई ऐप डॉट डार्ट, और इस फाइल के अंदर मैं यहाँ पर एक स्टेटलेस विजेट जो है वो जनरेट करूँगा। जैसे कि ये मैंने एक विजेट बनाया और इस विजेट को यहाँ पर मैंने नाम दे दिया माई ऐप, सही है। माई ऐप नाम देने के बाद द नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ से मैं प्लेस होल्डर को हटाकर क्या लगा दूंगा, मटीरियल ऐप। बेसिकली ये वो आपका एक रैपर होता है जो आपकी पूरी एप्लीकेशन को कवर करता है, मटीरियल ऐप, ठीक है। अब मटीरियल ऐप के अंदर मैंने यहाँ पर पास किया होम। होम पता है ना क्या होता है? होम क्या होता है? अरे इसके सेंस में पूछ रहा हूँ। डिफॉल्ट राउट होता है आपका, ठीक है। मेन पेज जो आप दिखाना चाहते हैं वो आप डायरेक्टली होम में पास करते हैं, सही है। तो मैं मेन डॉट डार्ट पे गया और मेन डॉट डार्ट पर यहाँ पर ये देखो माई ऐप के ऊपर एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि माई ऐप जो है वो बनी हुई है कौन सी फाइल के अंदर, ऐप डॉट डार्ट के अंदर, और उसको इंपोर्ट नहीं किया हुआ, तो हम इंपोर्ट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर इंपोर्ट हो गई, ये रही टॉप पे, सही है। जैसे ही इंपोर्ट किया तो एरर चला गया। वापस गए ऐप डॉट डार्ट पर, और यहाँ पर अब हमने करना क्या है, यहाँ पर हमने अपना मेन पेज जो है वो इसमें पास करना, सही है। तो लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, सही है। पूरा एमवीसी फॉलो करेंगे यहाँ पर भी हम, ठीक है। तो मैं आपके सामने यहाँ पे सारे फोल्डर्स जो है वो बना देता हूँ। जैसे कि मैं गया टर्मिनल पर, मैंने कमांड लिखी mkdir व्यूज मॉडल्स कंट्रोलर्स सर्विसेज और यूटिल्स। बस फिलहाल इतने फोल्डर्स काफ़ी हैं, हमें और कुछ याद आएगा आगे चल के तो हम बना लेंगे, सही है। मैंने इंटर प्रेस किया और क्वेरी में गड़बड़ है क्या? पावर शेल, ओके सॉरी, पावर शेल पे काम नहीं करेगी क्वेरी, मुझे सीएमडी ऑन करना होगा। ठीक है, मैंने क्वेरी रन की और ये सारे फोल्डर्स यहाँ पे आपके सामने जो है वो बन चुके हैं, और गलत जगह बने हैं गलत जगह बन गए, गलत जगह बन गए, यहाँ नहीं बनने थे। असल में मैंने गलती की, एक मिनट, हाँ, फोल्डर में राउट नहीं किया, मैंने डायरेक्ट कमांड चला दी। तो मैं यहाँ से ये फोल्डर हटा के वापस से क्वेरी रन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले मूव करूंगा लिब फोल्डर के अंदर, सही है। लिब फोल्डर में आने के बाद मैं यहाँ पर वापस क्वेरी रन करता हूँ कि मेक डायरेक्टरी व्यूज मॉडल्स कंट्रोलर सर्विसेज यूटिल्स सब कुछ यहाँ पे क्रिएट कर दो। इंटर प्रेस किया तो मेरे पास लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर ये सारी की सारी जो डायरेक्टरीज हैं वो क्रिएट हो चुकी होंगी। ये देखें, लाइब्रेरी फोल्डर में तमाम फोल्डर्स आ गए, सही है, जनरेट हो गए। अब मैंने यहाँ पे cd डॉट डॉट कर दिया ताकि मैं वापस अपने रूट लेवल पे आ जाऊँ, डन है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट थिंग है यहाँ पर वो ये है कि मैंने सबसे पहले व्यू जो है वो बना देना है, सही है। व्यू बनाने के लिए हम यहाँ जाएंगे अपने फाइल में, और यहाँ पर सबसे पहले मैंने बनाया रजिस्टर डॉट डार्ट का पेज, सही है, रजिस्टर डॉट डार्ट। अच्छा, एक चीज़ और है, एक फोल्डर और बना देते हैं, वो होगा कोर फोल्डर। कोर, अब कोर क्या है? अब इसमें आप वो चीज़ें रखेंगे जो आपकी पूरी एप्लीकेशन में कॉमन होने वाली हैं, जैसे थीम्स, ठीक है, इमेजेस, या और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने पूरी एप्लीकेशन में कॉमन रखनी है, जगह जगह इस्तेमाल करना चाहते हैं पूरी ऐप के अंदर, तो आप वो कोर फोल्डर में डिफाइन करेंगे, डन है, सही है। मैं वापस गया ऐप डॉट डार्ट पे, और व्यू पे मैंने रजिस्टर डॉट डार्ट की फाइल बनाई है अभी आपके सामने। इस फाइल में आया, और यहाँ पर आने के बाद मैं आपके सामने क्या बना रहा हूँ, एक अदद स्टेटलेस विजेट। इस विजेट को मैंने नाम दिया क्या, रजिस्टर स्क्रीन, सही है, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा ये हमारा। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले
अब ये जो मैंने यहाँ पे आपके सामने विजेट जनरेट किया है, ये मैं अभी बाय डिफॉल्ट दिखाना चाहता हूँ यूजर को एप्लीकेशन ओपन होते ही। सही है, तो रजिस्टर स्क्रीन को मैं कहाँ पे पास करूंगा, अपने मटेरियल ऐप के होम में, यानी यहाँ पे मैं क्या पास कर दूं, डन। और हाँ, ये जो बैनर आ रहा होता है ये भी हटा देंगे, कैसे, डिबग शो चेक मोड बैनर को कर देंगे फॉल्स। सही है, मैं एक बार रीस्टार्ट करूंगा और आपको यहाँ पे एक क्रॉस बना हुआ नजर आएगा, जैसा भी ये नजर आ रहा है। सही है, अब ये क्यों आ रहा है नजर, कोई बता सकता है? क्योंकि हमने यहाँ पे प्लेस होल्डर लगाया हुआ है और प्लेस होल्डर बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरह का नजर आता है। अच्छा यार, अब ऐसा है कि ना मैं पूरी एप्लीकेशन में ना सेम किस्म की थीम फॉलो करना चाहता हूँ। सही है, तो अब मैं जगह जगह बार बार कलर्स तो डिफाइन नहीं करता रहूंगा, तो ऐसा होना चाहिए कि मैं अपनी ऐप की थीम एक ही जगह लिख दूँ, लाइक जैसे एक्सटर्नल सीएसएस करते हैं ना, कुछ इस तरह का काम हो जाए। तो मैं गया कोर फोल्डर में, कोर के अंदर मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई है थीम डॉट डार्ट के नाम से। सही है, कोर फोल्डर में मैंने फाइल बनाई थीम डॉट के नाम से, डन। अब इसके अंदर मैं अपनी थीम लिखूंगा, जैसे कुछ चीजों के कॉमन कलर्स डिफाइन कर दूंगा। सही है, जैसे मैंने यहाँ पर एक स्मेल कैसी आ रही है, ठीक है, मैंने यहाँ पे थीम डेटा क्लास को कॉल किया, जो कि तब यूज की जाती है जब आपने कहीं पे थीम डिफाइन करनी हो, जैसे लाइट मोड या डार्क मोड डिफाइन करना हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने लाइट, या मैंने इसको नाम दे दिया ऐप थीम। ठीक है, इसे मैंने नाम क्या दिया, ऐप थीम, और इसके अंदर मैं पास करूंगा थीम डेटा क्लास का एक अदद ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर अब हम अपनी थीम लिखेंगे पूरी, जैसे कि आपने अगर यहाँ पर ऐप बार की थीम लिखनी है, ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा ऐप बार थीम, इसमें पास करेंगे हम ऐप बार थीम। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि यार ऐप बार्स का जितना भी जहाँ कहीं पे भी ऐप बार इस्तेमाल होंगे ना, उनका कलर यूनिवर्सल होना चाहिए, जो मैं इसमें डिफाइन कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर दिया इसको कलर्स डॉट इंडिगो, फोरग्राउंड कलर मैंने दे दिया कलर्स डॉट वाइट, सेंटर टाइटल सबके लिए मैंने कर दिया क्या, ट्रू। ये तो हो गई ऐप बार की थीम। इसके अलावा हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं बटन की थीम। ठीक है, क्योंकि यार अब मैं हर जगह पे बार बार थीम तो नहीं लिखता रहूंगा, बार बार स्टाइलिंग करने में टाइम बढ़ा जाता है, तो सारा जो स्टाइलिंग वाला काम है वो हम यहाँ पर करके रख लेंगे पहले से। जैसे मैंने एलिवेटेड बटन की थीम लिखी यहाँ पर। ठीक है, बटन की थीम लिखने के लिए मैंने यहाँ पे एलिवेटेड बटन थीम डेटा कॉल किया, और इसके अंदर मैंने पास किया क्या, स्टाइल। ठीक है, स्टाइल एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम। अब स्टाइल फ्रॉम नाम का ये जो मेथड है ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपने बटन में स्टाइलिंग अप्लाई करनी। ठीक है, तो स्टाइल फ्रॉम के अंदर मैंने यहाँ पे पास किया है क्या, बैकग्राउंड कलर। अब कलर मैं ना ये सेम रखना चाह रहा हूँ सब जगह पे, सेम इंडिगो। फोरग्राउंड कलर हम सेट कर देते हैं कलर्स डॉट वाइट। इसके अलावा जो शेप है, जो इसका शेप होगा वो मैं चाहता हूँ राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर हो। ठीक है, और जो इसके बॉर्डर रेडियस है वो मैं थोड़ा सा कम चाहता हूँ, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट बटन होता है ना उसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो बिल्कुल पिल शेप के होते हैं, सर्कुलर होते हैं ना, तो मैं उस तरह के नहीं चाहता। तो मैंने यहाँ पर इसको कर दिया 5 पिक्सल्स, बहुत ही माइनर सा मैंने यहाँ पर इसको बॉर्डर रेडियस दिया, बहुत माइनर सा। ठीक है, अब बटन की ये थीम हो गई। इसके अलावा और इसमें मैं क्या डिफाइन कर सकता हूँ, टेक्स्ट स्टाइल दे देते। जैसे टेक्स्ट स्टाइल मैंने दे दिया, लाइक बटन के ऊपर आपने स्टाइलिंग करनी है तो उसका यहाँ पर आप बता सकते हैं कि कोई भी उसके ऊपर बटन पे टेक्स्ट नजर आएगा उसका फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए। तो इसको मैंने कर दिया तकरीबन 18 पिक्सल्स, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो बटन में टेक्स्ट नजर आता है वो काफी ज्यादा स्मॉल होता है। सही है, तो मैंने इसको 18 पिक्सल्स कर दिया। फर्दर मोर यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने जो टेक्स्ट फील्ड्स बनेगी ना पूरी ऐप में, उनकी थीम भी यहीं पे लिख दूंगा। सही है, ताकि मुझे बार बार, अब मैं कहीं भी टेक्स्ट फील्ड कॉल करूँ तो बार बार मुझे थीम ना लिखनी पड़े उसकी, तो यहीं पे हम टेक्स्ट फील्ड्स की थीम भी लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा टेक्स्ट फील्ड, या टेक्स्ट फील्ड नहीं सॉरी, यहाँ हम लिखते हैं इनपुट डेकोरेशन थीम। ठीक है, जब आपको टेक्स्ट फील्ड्स के लिए थीम डिफाइन करनी होती है ना, तो आप लिखते हैं इनपुट डेकोरेशन थीम। सही है, इसमें मैंने पास किया इनपुट डेकोरेशन। ठीक है, इनपुट डेकोरेशन, और इनपुट डेकोरेशन के अंदर एक सेकेंड, डेकोरेशन तो नहीं,
इनपुट डेकोरेशन थीम पास किया, सही है। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया कि सबसे पहले बॉर्डर अप्लाई किया ना। बॉर्डर बॉर्डर कौन सा आना चाहिए? आउटलाइन बॉर्डर। जो आपकी टेक्स्ट फील्ड का डिफॉल्ट बॉर्डर होता है ना, वो सिर्फ एक अंडरलाइन आ रही होती है, जो अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ एक आउटलाइन बॉर्डर आए बाय डिफॉल्ट। तो मैंने यहाँ पे कौन सा बॉर्डर लगा दिया? आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, सही है। अब ये जो बॉर्डर है इसके जो साइड्स हैं, ठीक है, रेडियस मान लो पहले इसका, मैंने ना इसका जो डिफॉल्ट रेडियस होता है आपकी टेक्स्ट फील्ड का, वो मैंने यहाँ पर कर दिया तकरीबन, बटन से मैच करना चाहता हूँ तो मैंने इसको 5 पिक्सल्स कर दिया। देखो मैंने बटन को भी कितना दिया था ना, 5 दिया था। तो यहाँ पे भी सिमेट्री लेके आने के लिए मैंने ना इसको भी क्या कर दिया, 5 पिक्सल्स कर दिया। डन है। इसके अलावा इसके अंदर ना कलर भी आना चाहिए, तो मैंने इसमें लगा दिया फिल कलर। फिल कलर क्या है? लाइक आपकी टेक्स्ट फील्ड के अंदर कलर फिल हुआ हुआ नजर आएगा आपको। तो मैं इसमें एक हल्का सा कलर भी ऐड कर देता हूँ, कलर्स डॉट ग्रे, ब्लू ग्रे कर देते हैं। और बिल्कुल लाइट सा शेड ऐड किया मैंने 100, और फील्ड जो है वो आपने कर देना है ट्रू, ठीक है। अच्छा मैंने अभी इतनी तो डिफाइन कर दी है, बताओ और किन चीज़ों पे मुझे अप्लाई करनी पड़ सकती है? तो हेडिंग वगैरह वो तो हम कर लेंगे ना ऑन द गो। फ्लोटिंग बटन, हाँ एक फ्लोटिंग बटन मिस हो रहा है, फ्लोटिंग एक्शन बटन थीम, ठीक है। अब जो फ्लोटिंग बटन होता है ना कॉर्नर में जो फ्लोट कर रहा होता है, उसकी भी मैंने यहाँ पे अब थीम डिफाइन करनी है। तो इसको भी मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया यहाँ पे, कौन सा? कलर्स डॉट इंडिगो, ठीक है। और फोरग्राउंड कलर जो है वो हम इसको दे देंगे क्या? और आपको पता है कि ओवरऑल जो फ्लटर की जो ऐप का कलर होता है वो पर्पल होता है ना डिफॉल्ट, उसको भी चेंज करना चाहता हूँ मैं, उसको ओवरराइड करके ना इंडिगो कलर देना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं गया ऑन द टॉप और यहाँ पर आकर मैंने कलर स्कीम लिखा, बल्कि ये रहा कलर स्कीम सीड, सही है। कलर स्कीम सीड क्या है? ये आपका ना वो कलर होता है जो आपको मोस्टली कंपोनेंट्स के ऊपर नजर आता है, जैसे कि कार्ड्स के अंदर, बटन्स के अंदर, जगह जगह पे आपको ये कलर नजर आता है। तो इसको मैं चाहता हूँ कि ये ब्लू हो जाए, ठीक है। तो मैंने इसको कर दिया कलर्स डॉट इंडिगो, सही है। ये मेरी एप्लीकेशन की तकरीबन थीम बन चुकी है। मुझे और कुछ ऐड करना हुआ ना आगे चल के तो मैं इसमें ऐड कर लूंगा। अभी के लिए मैंने इतनी थीम डिफाइन कर दी है ना। इसका नाम क्या है? ऐप थीम। इसको याद रखना, ऐप थीम। मैं गया ऐप डॉट डार्ट में, और आपको ये पता है कि आपकी जो पूरी ऐप को रैप कर रहा होता है, रैपर कर रहा होता है, वो आपके पास मटेरियल ऐप होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने आना है और इसमें मैंने पास किया थीम। अब थीम में मैं क्या पास कर दूंगा यहाँ पे? अब ये थीम मेरे पूरी एप्लीकेशन पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आया रजिस्टर पेज पे और अपनी यूआई बनाना स्टार्ट करता है, सही है। तो यहाँ पर आकर सबसे पहले मैंने एक स्कैफोल्ड बनाया। स्कैफोल्ड में एक ऐप बार आपको लगा के देता हूँ फॉर रेफरेंस, आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि थीम अप्लाई हुई है या नहीं, ठीक है। तो ऐप बार एग्जैक्टली वैसे ही आ रहा है जैसे मैंने अपनी थीम में डिफाइन किया, ठीक है भाई। अच्छा अब इस ऐप बार के अंदर अगर मैं टाइटल ऐड करूं तो मैंने लिखा, ठीक है। देखो बाय डिफॉल्ट सेंटर में कुछ नहीं आता था, लेकिन अब आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने थीम में डिफाइन कर दिया, सही है। ओके बाय द वे यहाँ पे ऐप बार लगाएं या ना लगाएं? चलो लगा देता। अब हम यहाँ पे बाकी का कोड करेंगे किसमें? बॉडी। अब बॉडी डिफाइन करने के लिए यहाँ पे मैंने कौन सी प्रॉपर्टी कॉल की? बॉडी की प्रॉपर्टी, सही है। अब बॉडी में यहाँ पर मेरे पास क्या आना चाहिए? एक कॉलम। कॉलम कॉलम में आएगा क्या? चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन के अंदर हमने यहाँ पर सबसे पहले एक हेडिंग दिखानी है, सही है। अब हेडिंग दिखाने के लिए यहाँ पर हम हेडिंग ऐड करेंगे। जैसे हेडिंग ऐड करने के लिए मैंने यहाँ लगाया एक टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर मैंने लिख दिया क्रिएट योर अकाउंट, ठीक है, क्रिएट योर अकाउंट। और इसको यहाँ पर मैं स्टाइल दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मैंने इसको स्टाइलिंग अप्लाई करनी है वो मैंने दे दिया फॉन्ट साइज कितना? 25। फॉन्ट वेट भी दे दिया बोल्ड, ठीक है। हेडिंग अप्लाई करने के बाद उसके बाद मैंने यहाँ पर अब क्या बनाना है? अपना फॉर्म।
अब जैसे हमारे पास HTML के अंदर फॉर्म का टैग होता था और उस पर हम पूरा अपना फॉर्म बना देते हैं, यहाँ पे हमारे पास फॉर्म की विजेट होती है, सही है। अब फॉर्म का विजेट आपके पास क्या काम कर रहा होता है, जितनी भी आपके पास इनपुट फील्ड्स होती है ना, उनको क्या कर रहा होता है आपका फॉर्म, मतलब उनको पूरा रैपर कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने फॉर्म तो ऐड किया, फॉर्म ऐड करने के बाद देखो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ फॉर्म, आ गया फॉर्म। फॉर्म क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर आपसे, चाइल्ड। अब चाइल्ड में मैंने पास किया इसके अंदर कॉलम, ठीक है, कॉलम में चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन के अंदर आएंगी मेरी इनपुट फील्ड्स, जैसे कि नेम, ईमेल, फोन रखें, चलो रख लेते हैं, सही है। अब पहले बनाएंगे नेम फील्ड, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, टेक्स्ट फील्ड नहीं, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड यूज करूंगा। फर्क होता है टेक्स्ट फील्ड में और टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में, फर्क ये होता है कि इसके अंदर आपको वैलिडेशन सपोर्ट भी मिल जाती है, नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड के अंदर हमें वैलिडेशन की सपोर्ट नहीं मिलती, ठीक है। चेक करना भी यहाँ पर आपको टेक्स्ट फील्ड कैसी नजर आती है, देख रहे हो। नॉर्मली टेक्स्ट फील्ड ना इस तरह की नहीं नजर आती, लेकिन ये अभी आ रही है, क्यों, क्योंकि हमने अपनी टेक्स्ट फील्ड का जो है वो डिफाइन किया हुआ है सारा स्टाइल, ठीक है। बाय द वे इसके अंदर आइकन वगैरह आ जाए, और इसके अंदर और क्या आना चाहिए, वही ना, वही ऐड करो। अब यहाँ पर मैंने ऐड किया हिंट टेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ इंटर ईमेल, या हिंट टेक्स्ट नहीं तो मैं लेबल टेक्स्ट यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, सही है। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर नजर आ जाए। ओके, ये बन गई एक फील्ड। इसी तरह अच्छा, इसके अंदर आप अगर आइकन्स ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया प्रीफिक्स आइकन, सही है। कौन सा आइकन, प्रीफिक्स आइकन। आइकन मैंने इसमें पास किया आइकन्स डॉट प्रीफिक्स, कहते हैं उस आइकन को जो फील्ड के बिल्कुल स्टार्टिंग में नजर आता है, उसको प्रीफिक्स कहते हैं। और एक होता है सफिक्स, सफिक्स जो है वो लास्ट में आता है, वही लगा रहे हैं। आइकन नजर नहीं और नीचे आपको आइकन नजर आ रहे होंगे, ठीक है। मैंने आइकन लगा दिया, ये टेक्स्ट फील्ड एक बन गई। इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने ईमेल फील्ड पेस्ट की, आइकन हम चेंज करेंगे अभी। अच्छा, जेंडर के लिए एक ड्रॉप डाउन फील्ड होनी चाहिए, सही है। अब ड्रॉप डाउन फील्ड यहाँ पर कैसे बनती है वो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने ड्रॉप डाउन नहीं बनाया फ्लटर के अंदर, तो इसका भी आपको अभी आइडिया हो जाएगा। ये देखो भाई, यहाँ पे काफी सारी फील्ड्स आ गई, लेकिन अब इनको अपने अकॉर्डिंगली हमने सेट करना है। जैसे कि यहाँ पर ऊपर वाली पे तो नेम हो जाएगा, सही है, नेम। ईमेल, ईमेल का आइकन चेंज हो जाना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया आइकन्स डॉट ईमेल, ईमेल, हाँ, ईमेल का आइकन लगा दिया। ये वाली पे क्या हो जाएगा, फोन, यहाँ पे फोन वाला आइकन आ जाएगा, ठीक है। और इस वाले पे अभी जेंडर के ऊपर मैंने यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लगाना है, अभी ऐड करते हैं इसको भी। ये हो जाएगा पासवर्ड, पासवर्ड। और ये मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर लॉक, ठीक है, लॉक वाला आइकन। और यही काम सेम नीचे है, नहीं नहीं, ई कॉमर्स, पूरा ई कॉमर्स नहीं, कुछ और बनाना है, सही है। फील्ड्स आ गई हैं, लेकिन स्पेसिंग इनके दरमियान नहीं है, तो स्पेस ऐड करने के लिए देखो ये सारी चीजें आपने किस में रखी हैं, कॉलम में। अब मैं कॉलम में आकर अगर स्पेसिंग ऐड कर दूं, कितनी, 10 पिक्सल्स की, तो ये स्पेसिंग सब में आ गई, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 10 कम लग रहा है, 15 या 12 कर देते हैं इसको। ये ना वेब के ऊपर रिलोड में बड़े मसले आते हैं, मोबाइल में स्मूथ चलता है,
बट खैर, अच्छा अब साइड्स पे भी थोड़ी पैडिंग ऐड करनी है, तो साइड्स पे पैडिंग ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो मेरा मेन कॉलम है, ये जो मेरा मेन कॉलम है, इसको ही मैं पैडिंग प्रोवाइड कर दूंगा हर तरफ से, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम सब जगह से। सही है, क्योंकि सारा कंटेंट आपने रखा भाई इसमें, तो मैंने कॉलम पे क्लिक किया और ये बल्ब पे जाकर मैंने इसको क्या किया, रैप विद पैडिंग, और पैडिंग दे दी यहाँ पे मैंने तकरीबन 16 पिक्सल्स की। ठीक है, फॉर्म बेहतर हो गया। अच्छा मजीद इसमें मैंने फील्ड ऐड करनी थी, कौन सी, ड्रॉप डाउन बटन फॉर्म फील्ड। सही है, आपने इसमें क्या ऐड करना है, ड्रॉप डाउन बटन फॉर्म फील्ड। सही है, अब इसके अंदर आपके पास आपने सबसे पहले क्या पास करनी है, आइटम्स। आइटम से मुराद के जब ड्रॉप डाउन पे क्लिक हो तो क्या क्या ऑप्शन उसके अंदर आने चाहिए। ठीक है, तो इसमें आइटम्स पास करनी है, लेकिन आइटम्स किस शक्ल में पास करोगे, लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम्स की शक्ल में। अच्छा अब मैं काम ये करता हूँ कि ना, मैं ऊपर बना देता हूँ एक एरे। सही है, मैं ना बिल्ड मेथड के ऊपर बिल्कुल यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई, लेकिन लिस्ट की मैंने टाइप रखी है क्या, लिस्ट की टाइप मैंने रखी है आपके सामने स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ जेंडर, मतलब मैंने इसको नाम दे दिया जेंडर। जेंडर के अंदर दो ऑप्शंस रख देंगे हम, जेंडर तो वही होता है। सही है, अब ये मेरे पास एक एरे है और इसके अंदर मैंने जेंडर स्टोर कर दिए। अब ये वाले जेंडर्स मैंने कहाँ दिखाने, ड्रॉप डाउन फील्ड के अंदर दिखाने। सही है, अब ड्रॉप डाउन फील्ड में दिखाने के लिए मैं आया यहाँ पर। अब इसको आइटम्स किस शक्ल में चाहिए भाई, लिस्ट ऑफ ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम्स, लेकिन मेरे पास क्या है, लिस्ट ऑफ। अगर आपको नहीं पता तो आप फोकस नहीं कर रहे भाई, फिर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, लेकिन उसे चाहिए लिस्ट ऑफ ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम्स। तो हम मैप फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। पता है ना मैप क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, नहीं नहीं, देखो भाई मैंने यहाँ पे जेंडर वाले एरे को कॉल किया और इसके ऊपर मैंने कौन सा फंक्शन चला दिया, मैप का फंक्शन। अब मैप क्या करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन करता है बेसिकली है, यानी मेरे पास लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है तो ये उनको क्या बना देगा, लिस्ट ऑफ ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम्स बना देगा। सही है, मतलब एरे, लिस्ट ऑफ, वही तो ना, लिस्ट का मतलब एरे तो है। इसमें मैंने लिख दिया जेंडर। ठीक है, अब मैंने यहां पर क्या किया कि जेंडर, बल्कि मैंने यहां से क्या रिटर्न किया, इसके अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम। बात समझ में आ रही है, मैंने इसके अंदर से क्या रिटर्न कर दिया, मैप के मेथड के अंदर मैंने क्या किया, पहले भाई जेंडर को आइटरेट करो, यानी जेंडर वाली लिस्ट में जाओ, उस पर मैंने कौन सा फंक्शन चलाया, मैप। मैप का काम है ट्रांसफॉर्मेशन करना। ये क्या करता है कि हर इंडेक्स पे जाता है और एक एक आइटम उठाता है। मिसाल के तौर पे ये पहले इंडेक्स पे गया, 0 इंडेक्स पे। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास इसके पहले इंडेक्स के ऊपर कौन सा जेंडर स्टोर हुआ होगा, मेल। सही है, अब ये क्या करेगा कि इसने पहला वाला जेंडर पिक किया 0 इंडेक्स के ऊपर ना, और उसको मैं अब किसके अंदर रख दूंगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम जी। तो यहां पर अब हम रख देंगे जेंडर। ठीक है, दूसरा इसके अलावा मुझे यहाँ पर एक और चीज चाहिए। देखो अभी एरर्स बड़े आ रहे हैं और इसका रीजन है, मैं भी बताऊंगा क्या रीजन है। क्या नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। देखो भाई, ये रही आपकी एरे जिसकी टाइप क्या है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। मैंने इस पे चलाया मैप का फंक्शन। मैप क्या करेगा, इस एरे में जाएगा और इसके हर इंडेक्स पे मौजूद जेंडर को उठाएगा। इंडेक्स बना हुआ सर, मतलब इंडेक्स बना हुआ नहीं है, ये देखो ये वेरिएबल बना हुआ है जेंडर नाम का, ये उसके हर इंडेक्स को विजिट करेगा, किसके, जेंडर वाले एरे के। 0 इंडेक्स पे गया, मान लो 0 इंडेक्स पे से क्या मिला होगा, मेल। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसके पास इस जेंडर के अंदर क्या आ गया, मेल आ गया। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम में इसने जेंडर क्या सेट कर दिया, मेल, और जो वैल्यू शो होगी ना वो आप चाइल्ड के अंदर दिखाते हैं, यानी टेक्स्ट की शक्ल में आप वैल्यू दिखाएंगे जेंडर, वैल्यू में वेरिएबल स्टोर। सही है, दोबारा से जब ये अगले इंडेक्स पे जाएगा तो इसे फीमेल मिलेगा और फीमेल को भी यहाँ पर ये वैल्यू में सेट करवा देगा और चाइल्ड में भी यहाँ पर सेट करवा देगा, यानी टेक्स्ट की शक्ल में। सही है, अब मैं इन द लास्ट यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया आपके सामने, टू लिस्ट।
अब टू लिस्ट लगाते ही एरर सारे चले गए, क्योंकि अब यहाँ पर ये लिस्ट कौन सी टाइप की बन चुकी है, लिस्ट ऑफ ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम्स बन चुकी है, जिसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो परफेक्टली ये काम हो गया। अब मुझे यहाँ पर बस एक चीज और लगानी है, ऑन चेंज। ऑन चेंज मतलब यार जब मैं किसी वैल्यू को सिलेक्ट करूँ, चेंज करूँ, तो वो आनी चाहिए। ठीक है, ये देखो ये वैल्यू आएगी। अब ये वैल्यू वो होगी जो आपने क्लिक की होगी। जैसे कि अभी देखो यहाँ पर आपकी ये वाली फील्ड कैसे आती है, मैं एक बार इसको रिफ्रेश करूँ, चेक करना। ये देखो आ गई है, और इस पे क्लिक करते हैं, हमारे पास ऑप्शंस भी आ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि नहीं बाय डिफॉल्ट नहीं आ रहा, बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं आ रहा ना। मैं ना चाहता हूँ कि यार इसमें लिखा हुआ है सिलेक्ट जेंडर, इस तरह लिखा हुआ है ना, तो इसके लिए हम यहाँ पर करते क्या है, डेकोरेशन लगाता है। ठीक है, कौन सी डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन। सही है, इनपुट डेकोरेशन के अंदर मैंने हिंट टेक्स्ट लगा दिया जिसमें लिखा होगा जेंडर, या बस जेंडर ही लिखने काफी है। फॉरवर्ड होता है, अच्छा आइकन भी आ जाए तो अच्छा लगेगा। सही है, आइकन ऐड करने के लिए, और इसको भी अगर मैं लेबल टेक्स्ट कर दूं, इसमें पता नहीं लेबल टेक्स्ट लगेगा या नहीं, बट चेक कर लेते हैं, लगाकर लग गया तो अच्छी बात है। आइकन जेंडर वाला प्रीफिक्स आइकन लगाया क्या, तो दो ही तो होते हैं मेरे भाई। प्रेफरेंस होगी ना भाई उनके लिए, तुम लोग। ठीक है, अब मैंने ना यहाँ पे ऐड किया जेंडर, जेंडर नाम का कुछ होता है, नहीं है, मेल, मेल होता है भाई, ये लगा देते हैं, बेहतरीन हो गया। ठीक है, सही है भाई, बन गया फॉर्म, फॉर्म बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे एक बटन, भैया अभी बहुत काम है। अब मैंने फॉर्म के बाद यहाँ पर ऐड करना है रजिस्टर अकाउंट बटन। सही है, अब रजिस्टर अकाउंट बटन बनाने के लिए पहले मैं यहाँ लगाऊंगा साइज बॉक्स। बताओ साइज बॉक्स क्यों लगाया जाता है जी। जैसे मैंने इसको दे दिया 50 पिक्सल्स, और विड्थ दे दी मैंने डबल डॉट इंफिनिटी, और इसका चाइल्ड कौन बनेगा, एलिवेटेड बटन। अब देखो बाय डिफॉल्ट एलिवेटेड बटन को साइज देने के लिए मैंने यहाँ पे साइज बॉक्स का इस्तेमाल किया। मैंने बटन को हाइट दिए 50 और विड्थ दिए कितनी, इंफिनिटी। ठीक है, और यहाँ पे हम टेक्स्ट दिखा देंगे जिसमें लिखा होगा क्रिएट अकाउंट। चेक करो अब यहाँ बटन हमारे पास कैसा बना हुआ आता है। देखो हमने सारी थीम वहां पे बना दी थी ना, तो इसका बेनिफिट ये होगा कि अब यहाँ पे थीम डिफाइन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, बस स्पेसिंग ऐड करनी है, और स्पेसिंग ऐड करने के लिए मैं काम ये करता हूँ कि जो मेरा मेन कॉलम है ना, जो बिल्कुल टॉप वाला कॉलम है ये वाला, इसमें आकर मैंने स्पेसिंग दे दी कितनी, 12 पिक्सल्स की। सेट हो गया, बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बस ऐसी काम चलाने वाले। सही है भाई। अच्छा अब फर्दर हमने क्या करना है इसके अंदर, क्या मेरे मोबाइल में रन नहीं हो रही थी क्योंकि वो स्पेस नहीं है, स्टोरेज नहीं है। ठीक है भाई, क्या यहाँ तक बात क्लियर है? ये क्रिएट योर अकाउंट लेफ्ट पे मूव करूं यहाँ पे, ठीक है चले। अच्छा भाई अब लगानी है फॉर्म पे वैलिडेशन। सही है, अब फॉर्म पे वैलिडेशन लगाने के लिए हम यूज करेंगे फॉर्म वैलिडेटर का। अब देखो इसकी दो अप्रोचेज है, या तो आप एक क्लास बना दो, या तो ये कि यहाँ पे डायरेक्ट वैलिडेशन लगा दो। तो अच्छी प्रैक्टिस ये, तो प्रोफेशनल प्रैक्टिस ये है कि आप अपने वैलिडेटर मेथड्स को सेपरेट डिफाइन करो। मैं आपको एक डिफाइन करके दिखाता हूँ, फिर ना अप्रोच समझा दूंगा। देखो ये आ गई टेक्स्ट फॉर्म फील्ड ना, इस पे ना मैंने वैलिडेशन लगानी है। मिसाल के तौर पे यूजर ने क्या किया, नाम बिना इंसर्ट किए क्रिएट योर अकाउंट का बटन प्रेस किया, तो उसको एक मैसेज दिखाना चाहिए कि नेम इज रिक्वायर्ड, यानी रेड कलर का ना इसी फील्ड के नीचे ना रेड कलर का लिखा हुआ है कि नेम इज रिक्वायर्ड, इस तरह से। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि यहाँ पर हमारे पास होती है वैलिडेटर के नाम की एक प्रॉपर्टी, जिसमें आपने क्या पास करना होता है, एक अदर एक फंक्शन जो आपसे वैल्यू लेगा। किस फॉर्मेट में, वैल्यू मतलब जो आप टाइप करोगे, ठीक है, उसको चेक करेगा, और चेक करने के बाद आपको क्या रिटर्न करेगा, यानी एक मैसेज जो स्क्रीन पे नजर आएगा इन केस आपने अगर कुछ गलती की होगी तो।
जैसे ये देखो मैंने वैलिडेटर में एक फंक्शन पास किया, इसका ये जो है ना मैं कर देता हूँ इनपुट, सही है, पैरामीटर का नाम चेंज कर दिया, मुझे इनपुट ठीक लगता है तो मैंने ये लगा दिया। तेज बढ़ाऊं? देखो मैंने यहाँ पर कहा कि अगर इफ इनपुट इज एम्प्टी, सही है, मैंने यहाँ पर यूजर का इनपुट डिटेक्ट करना है, यूजर ने जो कुछ भी टाइप किया होगा उसको डिटेक्ट करना है। मैंने कहा इफ इनपुट इज एम्प्टी, यानी यूजर ने कुछ भी टाइप नहीं किया, तो आप क्या रिटर्न करें यहाँ से, नेम इज रिक्वायर्ड। लेकिन बात ये कि अगर मैं इस तरह से वैलिडेशन यहाँ पे लगाने लगा, इफ और एल्स की लॉजिक मेरी यहाँ पर आने लगी, तो ये तो काम पे ज्यादा हो जाएगा। फिर मुझे लॉगिन पे भी वैलिडेशन लगानी हो, फिर हो सकता है मुझे एडिट प्रोफाइल पे भी काम ये सेम करना हो, तो इस तरह से तो कोड बहुत ज्यादा मैसी हो जाएगा। तो क्या करें, तो भाई आप कोड को ब्रेक करें, कोड को सेपरेट करें। आपने यूटिल्स बनाए हुए, सही है, यूटिल्स के अंदर आप क्या करें, एक फाइल बना दें, किस नाम से, वैलिडेटर्स डॉट डार्ट के नाम से, यानी उसके बाद आपने यहाँ पे बनानी है क्लास, जैसे मैंने बनाया फॉर्म मैंने क्लास बनाई है फॉर्म वैलिडेटर्स के नाम से। अब इसके अंदर ना मैंने हर एक फील्ड के लिए वैलिडेशन के मेथड्स लिखे, जैसे कि यहाँ पर पहला मेथड बनेगा स्टैटिक टाइप का, स्ट्रिंग होगा। स्टैटिक समझते हो क्या मतलब है? बात यह है अगर आप किसी भी मेथड को स्टैटिक कर दो तो उसको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बिना एक्सेस किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, यानी कि ये मेथड ना क्लास लेवल पे डिफाइन हो गया। क्लास का ऑब्जेक्ट ना बनाओ, ये एक्सेस हो जाएगा। अब क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार अब मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पर 6 से 7 वैलिडेशन मेथड्स लिखूंगा, सही है, अब सबके लिए क्या मैं अलग-अलग ऑब्जेक्ट बनाऊंगा? अगर मैंने 7 वैलिडेशन मेथड लिखने और 7 दफा मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं तो काम तो फिर ज्यादा हो जाएगा। काम ज्यादा क्या, मेमोरी एफिशिएंट भी नहीं रहेगी ना। अब 7 ऑब्जेक्ट्स आपकी मेमोरी में स्टोर हो रहे हैं सिर्फ किस चीज के लिए, फॉर्म वैलिडेशन के लिए। तो इसको बेहतर बनाने के लिए हम अपने मेथड्स को स्टैटिक कर देते हैं, इसका ये बेनिफिट है, ठीक है। ओके, अब जब आप इस मेथड को कॉल करेंगे तो ये आपसे यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट करेगा, इनपुट वैल्यू लेगा, ठीक है, एक इनपुट वैल्यू लेगा और ये चेक करेगा इस इनपुट वैल्यू को कि इफ इनपुट इज एम्प्टी, सही है, ये चेक करेगा कि अगर इनपुट एम्प्टी है तो क्या रिटर्न कर देगा आपको, सही है, ये बन गई पहली कंडीशन, एल्स नहीं लगेगा, जरूरत नहीं होती। और यहां पर ना क्वेश्चन मार्क ऐड कर देते हैं, ठीक है, मेथड बन गया, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, ये आ जाएगा क्या, वैलिडेट ईमेल। जब ये वाला मेथड कॉल होगा ये भी आपसे क्या डिटेक्ट करेगा, इनपुट, और चेक करेगा इनपुट अगर एम्प्टी है तो क्या बोलेगा, एल्सिफ। बताओ एल्सिफ क्या होगा, @.com मिसिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर इनपुट कंटेन नहीं करता इस चीज को, @ को, या फिर इनपुट कंटेन नहीं करता .com को, यानी इनमें से कोई भी एक भी मिसिंग हुआ तो यहाँ पर ये आपको क्या मैसेज देगा, ईमेल इज नॉट वैलिड। ये जब हम टाइप करते हैं ना तो वहां पे वैलिडेटर का मेथड कॉल हो रहा है, सही है, तो वो ना इनपुट डिटेक्ट करता रहता है रियल टाइम में, कुछ भी टाइप करोगे ना वो डिटेक्ट करके इसको पास करता रहेगा। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ। दूसरा फोन वैलिडेटर भी बना देते हैं हम यहाँ पर, यार मैं चाहूँ तो रेजेक्स भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे लगा दूँ, नहीं पता तुम लोगों को रेजेक्स नहीं पता भाई, आप लोगों को रेजेक्स के बारे में पता है, रेगुलर एक्सप्रेशंस नहीं पता, पता है
भाई रेगुलर एक्सप्रेशन जो आपको सेकंड सेमेस्टर में भी शायद पढ़े हो तो या आपके दिमाग से निकल गया हो, बेसिकली पैटर्न्स होते हैं हमारे पास। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यार। नहीं भाई, रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में आपने लास्ट टाइम बताया था ये। अच्छा वही ना वो नंबर। अच्छा मैंने यहाँ पर ना ये जो है एक पाकिस्तानी फोन पैटर्न बना दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक नजर। बस पाकिस्तानी अलाउड है फिलहाल। देखो भाई यहाँ पर कंडीशन, ये एक पूरा पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पर जब भी आपने रेगुलर एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करना होता है ना, तो आप यूज करते हैं ये वाली क्लास का रेगुलर एक्सप्रेशंस, सही है। अब इसके अंदर हमने क्या किया है, एक पूरा पैटर्न सेव किया हुआ है, नजर आ रहा है पैटर्न में प्लस आना चाहिए। ये आपके पास बार की सिंबल लगी हुई है, इसका मतलब है कि डबल जीरो भी लगाया जा सकता है। उसके बाद आएगा 92 प्लस आएगा, हाँ, या फिर जीरो भी अलाउड हो सकता है। लाइक जीरो से अगर कोई प्लस 92 कंट्री कोड नहीं लगाना चाह रहा तो जीरो भी अलाउड है, सही है। उसके बाद आपके पास क्या आना चाहिए, उसके बाद आपका नंबर 3 से स्टार्ट होगा, लाइक 03, और उसके बाद आपके पास टोटल कितने नंबर्स आ सकते हैं, 0 से लेके 9 तक नंबर्स यहाँ पर आपके पास जो है वो अलाउड होंगे, ठीक है। और टोटल कितने नंबर्स आ सकते हैं 3 के बाद, नहीं ना, 3 के बाद 03 वो नहीं होता सिम कोड, 335 327 03 के बाद 0 से लेके 9 तक 2 डिजिट्स आ सकते हैं, ठीक है। फिर बीच में हाइफन लगाना चाहो तो लगा लो, सही है। और फिर कितने डिजिट आने चाहिए उसके बाद, टोटल 7। अच्छा तो 7 और वो कितने हो गए, 4, ठीक है। आ गया समझ में। अब मैंने यहाँ पर ये कहा कि एल सेफ पाकिस्तानी, यहाँ पर मैंने लिखा पैटर्न एज मैच, समझे। यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाई है, मैंने कहा कि अगर पाकिस्तानी पैटर्न को, पाकिस्तानी फोन पैटर्न को मैच करता है इनपुट, अब मैंने कहना नहीं करता तो क्या करूंगा, नॉट लगा दिया मैंने कि अगर पाकिस्तानी फोन नंबर को मैच नहीं करता तो उस सूरत में ये कहेगा कि फोन पैटर्न इज नॉट वैलिड, ठीक है। ये कंडीशन बन गई। अब बना देते हैं हम पासवर्ड के ऊपर भी जल्दी से। पासवर्ड पे यार मैं कोई हार्ड एंड फास्ट किस्म की ना रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लगाने वाला, सिंपल रखूंगा। यहाँ मैंने बना दिया वैलिडेट फोन, नहीं सॉरी पासवर्ड, सही है, वैलिडेट पासवर्ड। अब वैलिडेट पासवर्ड का भी मेथड जब कॉल होगा तो ये चेक करेगा कि वैल्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर वैल्यू एम्प्टी है तो ये कहेगा कि पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर जो भी आपके पास इनपुट वैल्यू है उसको ये चेक करेगा उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। इनपुट डॉट लेंथ इज लेस देन 6, तो ये कहेगा पासवर्ड शुड बी 6 डिजिट लॉन्ग, सही है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? सर एक वैलिडेशन वो भी आया है कि ये पासवर्ड को कन्वर्ट कर दे हैश में, वो तो स्टोर करने से वो फायरबेस खुद कर लेता है, वो इनक्रिप्ट खुद ही कर लेता है अपने एंड पे, आपको जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पर मैंने एक और लगाया वैलिडेट कंफर्म पासवर्ड। अब ये कंफर्म पासवर्ड भी चेक करेगा। पहले तो ये चेक करेगा कि भाई अगर आपने वैल्यू ही कोई नहीं दी तो ये क्या बोलेगा, इनपुट इज एम्प्टी। अच्छा यार, जब आप इनपुट चेक करोगे इसमें ना 2 पैरामीटर्स आएंगे, एक तो आपका अपना पासवर्ड और दूसरा कौन सा पासवर्ड जो आपने ऊपर वाली टेक्स्ट फील्ड में लिखा, उन दोनों को मैच करेगा ना। तो यहाँ पर मैं एक और ऐड कर देता हूँ पासवर्ड। मैंने यहाँ पे ना 2 पैरामीटर्स बनाए, सही है। फिर मैंने यहाँ पे कहा कि अगर इनपुट एम्प्टी है तो ये क्या कहेगा, भाई समझ लो यार इसका अभी नहीं पता, अभी नहीं पता। अरे भाई पढ़ाने दो। देखो भाई, अब यहाँ पर मैंने कहा कि एल सेफ इनपुट, बताओ कंडीशन क्या बननी चाहिए, नॉट इक्वल टू हो पासवर्ड के, हाँ ना। कि अगर पासवर्ड के बराबर ही नहीं है आपका इनपुट तो आप क्या बोलेंगे, पासवर्ड डज नॉट मैच, सही है।
अगर आपने जो इनपुट लिखा है वो नहीं करता मैच किससे, पासवर्ड से, तो आप बोल देंगे पासवर्ड डज नॉट मैच। डन है, सारी फील्ड्स बन गई, मतलब सारे वैलिडेटर्स बन गए ना। अब आपने आने कहां पर, कौन से पेज पे, भाई तुम लोगों का ध्यान है यहाँ पर, टीम वाले पेज, टीम वाले से थोड़ा पीछे वाले पेज, आपको ही बोल, रजिस्टर वाले पेज पे आएंगे। अब यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर मैंने अपनी उसी क्लास को कॉल करना है जिसके अंदर मैंने अपने वैलिडेटर मेथड्स बना के रखे हैं। जैसे कि ये देखो, ये सारे मेथड किससे बने हुए, फॉर्म वैलिडेटर्स की क्लास के अंदर। सही है, मैं गया रजिस्टर पेज पे और यहाँ पे मैं क्या कॉल करूंगा, फॉर्म वैलिडेटर्स, और इसके आगे मैं लगाऊंगा सिर्फ डॉट, बिना ऑब्जेक्ट बनाए, और सारे मेथड्स एक्सेसिबल हो जाएंगे। सर ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जरूरत नहीं है ऑब्जेक्ट बनाने की हर बार, क्योंकि अब हर बार मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो वो मेमोरी में जगह देगा, मेमोरी एलोकेट करेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या कौन सा वाला जो है वो लगा देना है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। String function can't be assigned to the parameter type form field validator. भाई सुधर जाओ। एक मिनट ना, मसला तो रिजॉल्व करने दो। पैरामीटर्स का थोड़ा सा गड़बड़ आ रही थी। देखो मैं बता देता हूँ मैंने क्या किया है। देखो यहाँ पर फंक्शन, ये वैलिडेटर आपके पास जो प्रॉपर्टी है ना, ये आपसे किस टाइप का फंक्शन एक्सपेक्ट कर रही है, एक ऐसा फंक्शन जो आपसे वैल्यू ले भी सकता है और हो सकता है नल वैल्यू ले, मतलब कोई वैल्यू आपसे ना ले, और आपको इन रिटर्न हो सकता है कोई मैसेज दे या ना दे, नल भी हो सकता है। ठीक है, अब मुझे बिल्कुल इसी तरह का मेथड वहां पे लिखना है अपने वैलिडेटर के अंदर। जैसे कि देखो वैलिडेट नेम, ये वैल्यू हो सकता है कि ले, हो सकता है ना ले, और हो सकता है मैसेज दे या फिर मैसेज कोई भी ना दे। क्यों? मैसेज देना ही चाहिए उसको अगर फील्ड खाली है तो, और अगर फील्ड खाली नहीं है तो कितना दे? अलर्ट देना चाहिए ना, कोई लागत नहीं बना। अलर्ट यार, अलर्ट लगाओ। अब ये जो थी मैंने मेहनत कर ली, अब तुमने एंड में बोल दिया नहीं नहीं, अब ये ठीक है, अब तो हमने लगा लिया भाई, पहले बोलना चाहिए था आपको। नहीं नहीं नहीं, अब तो हो गया। एक मिनट, मुझे इसके बस पैरामीटर्स मैच करने दो ताकि सही। वापस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आए, देखो यहाँ पे मैंने अपना नेम वैलिडेटर कॉल कर दिया। उसके बाद यहाँ पर कौन सा वैलिडेटर कॉल होगा भाई, फॉर्म फील्ड, क्या नाम था उसका, फॉर्म वैलिडेटर्स डॉट, सही है। और नीचे वाले में क्या आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या बोल रहे, मर्जी है, कर लें आप, वो कर लें। बेटा समझ लो भाई, मैं फालतू मेहनत कर रहा हूँ क्या तुम लोगों के लिए? और यहाँ पर हम क्या पास करेंगे बताओ, यहाँ कंफर्म पासवर्ड पास करेंगे, लेकिन इसके लिए मुझे वैलिडेटर मेथड अलग से कॉल करना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसके अंदर हम यहाँ पर पास करेंगे क्या, अब इसमें मुझे दो पासवर्ड चाहिए। एक तो वो वाला पासवर्ड जो मैं एक्चुअल में टाइप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पहला पासवर्ड मैंने कौन सा पास करना है, वैल्यू, लाइक जो यूजर टाइप कर रहा है। ठीक है, तो पहला पासवर्ड तो मैंने इसे ये दे दिया। अब दूसरा पासवर्ड वो देना है जो ऊपर वाली फील्ड में। अब ऊपर वाली फील्ड में क्या पासवर्ड लिखा हुआ है वो यहाँ पर इस वाली फील्ड में कैसे पता चलेगा बताओ, कौन है तुम दोनों में से?
यार अपना काम करते तो आता मैं दोबारा नहीं को भाई अब यहाँ पर मुझे एक बात ये बता दें कि अगला पासवर्ड मैच करना है इसके साथ, उसकी वैल्यू को यहाँ पे कैसे शो करो? कहाँ से? वैलिडेटर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उल्टा मुझसे पूछ रहे तो आपने वैलिडेटर बनाया, वहां से कुछ वेरिएबल है वो कॉल हो जाएगा। हैं। हमने टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर पढ़ा है, क्या होता है? अरे भाई तुम जो बोलो ना, रिकॉर्डिंग मेरी ना खराब कर रहे हो। रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं, मैं तो यूट्यूब पे भी डालने के लिए जाके खराब कर रहा है, तो वो जाते नहीं डालता। अच्छा भाई, यहाँ पर आपने ना कंट्रोलर्स भी लाजमी तौर पे बनाने। अब कंट्रोलर्स क्यों बनाने हैं? ताकि आप अपनी टेक्स्ट फील्ड में जो भी वैल्यू लिख रहे हैं वो ग्रैब कर सकें। अब ग्रैब क्यों करनी है? ग्रैब इस वजह से करनी है ताकि लाइक जब मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ तो फाइलबेस पे तमाम डेटा सेंड कर सकूँ। सही है, तो आपको यहाँ पर कंट्रोलर्स तो लाजमी तौर पे बनाने हैं। कितने कंट्रोलर्स बनेंगे? तीन से तो पाकिस्तानी वेबसाइट है तो C9 का ऑप्शन भी होता है। अरे भाई इसको नशा लग गया। सही है, मैंने यहाँ पर आपके सामने क्या किया कि सारे के सारे कंट्रोलर्स बना दिए, जैसे नेम, ईमेल, फोन, पासवर्ड कंट्रोलर और कंफर्म पासवर्ड कंट्रोलर। अब ये सारे कंट्रोलर किससे कनेक्ट होंगे? हमारी वहां पे जाके कहाँ पे जाएगा? यहाँ पर। सही है, कंट्रोलर में मैंने पास किया नेम कंट्रोलर। सही है, इसमें कौन सा कंट्रोलर आएगा? ईमेल कंट्रोलर। ठीक है, फिर फोन में कौन सा कंट्रोलर आएगा? फोन कंट्रोलर। ड्रॉप डाउन में कंट्रोलर नहीं लगेगा, इसमें वेरिएबल लगेगा, वो हम ऐड करते हैं अभी। बाय द वे इसमें भी हम वैलिडेटर ऐड कर सकते थे, छोड़ो अभी, अभी तुम लोग कर लेना। कर लोगे ना भाई? कर लोगे ना? जेंडर पे एक वैलिडेटर लगाना है। कंट्रोलर लगा दिया मैंने यहाँ पे, कौन सा? पासवर्ड कंट्रोलर। और यहाँ पर कौन सा कंट्रोलर लग जाएगा? सही है, अब देखो आप कोई भी वैल्यू टाइप करेंगे ना अपनी पासवर्ड फील्ड में, अपनी ओरिजिनल पासवर्ड फील्ड में, तो उसका जो पासवर्ड है वो किस में सेव होगा? पासवर्ड कंट्रोलर में सेव होगा। तो अब यहाँ पर ये जो वैलिडेट पासवर्ड का मेथड है यार, माशाल्लाह से, ये होगा वैलिडेट कंफर्म पासवर्ड। सही है, अब इसके अंदर मैंने दूसरा जो पासवर्ड पास करना है वो कौन सा है? मैंने पासवर्ड कंट्रोलर टेक्स्ट पास कर दिया, यानी हमारे पहले पासवर्ड का कंट्रोलर। डन है? क्या यहाँ तक बात क्लियर है? सही है, अब होना ये चाहिए कि यार बटन के क्लिक के ऊपर ये तमाम फील्ड्स वैलिडेट होनी चाहिए। नहीं अभी वो तो अभी बात ही कहानी, अभी बैकएंड को कोड किया ही नहीं, वो अभी आगे की कहानी, उसमें अभी मॉडल, सर्विस, कंट्रोलर सब बनेगा, अभी तो सिर्फ यूआई पे काम चल रहा है। ओके, अब मैं ये चाहता हूँ कि यार मैं जब बटन पे क्लिक करूँ तो अगर मैंने इनमें से कोई फील्ड खाली छोड़ दी है तो ये मुझे एरर दे और कहे कि भाई ये फील्ड फिल करें या फिर इसके अंदर वैलिड डेटा पुट करें ना। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर बनानी पड़ेगी एक की। क्या बनानी पड़ेगी? एक की बनानी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं ग्लोबल की। अब ग्लोबल की का काम क्या होता है? बेसिकली फ्लटर के अंदर इसका काम होता है किसी भी चीज को वैलिडेट करना। लाइक मैं यहाँ पे किस चीज को वैलिडेट करवाना चाहता हूँ? फॉर्म की स्टेट को। फॉर्म स्टेट का मतलब क्या है? फॉर्म के अंदर जितनी भी फील्ड्स हैं क्या वो वैलिडेट है? ठीक है, क्या वो अपने वैलिडेटर के जो भी उसके अंदर आपने डिफाइन किए हुए रूल्स उनको इम्प्लीमेंट कर रही है, क्या उनको मान रही है या नहीं मान रही है? ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या बनाया? एक अदद फॉर्म की। ये एक तरह का ना समझो क्या है, वॉचमैन चेक कर रहा होता है कंटिन्यूसली कि यार आपका जो फॉर्म है उसके अंदर जो फील्ड्स हैं वो प्रॉपर्ली वैलिडेट हो रही हैं वैलिडेटर्स के अकॉर्डिंगली। ये काम किसका है चेक करने का? फॉर्म की का। आपने से पहले डंडी क्यों लगाई है? अंडर स्कोर होता है यार, ऐसे ना बोलो सॉरी, अंडर स्कोर को भूल गया भाई, पहले सेमेस्टर वाले भी नहीं बोलते ऐसे। तो ये जो फॉर्म की मैंने बनाई है, ये जो फॉर्म की मैंने बनाई है इसको मैंने कनेक्ट करना है किसके साथ? अपने फॉर्म के साथ। ठीक है, ये यहाँ पे देखो की नाम की प्रॉपर्टी होती है, इसमें मैंने क्या चीज पास कर दी? फॉर्म की पास कर दी। अब मैंने यहाँ पर ये करना है कि यार जब मैं बटन पे टैप करूं तो वो ये चेक करे कि फॉर्म की जो है ये मेरे फॉर्म की स्टेट को वैलिडेट कर रही है या नहीं कर रही। तो इसके लिए एक छोटी सी कंडीशन आएगी यहाँ पर बटन के क्लिक पे, इफ फॉर्म की डॉट करंट स्टेट। करंट स्टेट किसकी? फॉर्म की।
डॉट वैलिडेट। सही है, बात समझे? वैलिडेट का मेथड, वैलिडेट का काम ये है, ये चेक करता है कि भाई आपका फॉर्म वैलिड है या नहीं है। सही है, और ये आपको क्या वैल्यू रिटर्न करता है? ट्रू या फॉल्स। अगर वैलिड होगा तो ट्रू दे देगा, और अगर वैलिड नहीं होगा तो फॉल्स दे देगा। तो अगर ये ट्रू हुआ तो मैंने ना यहाँ प्रिंट करना है। हाँ हाँ, आप पहले बता देते भाई। यार दिल नहीं कर रहा लिटरली अब। सही है भाई, अब मैंने ये किया कि यार मैं बटन पे क्लिक करूं तो फॉर्म की चेक करेगी कि करंट स्टेट वैलिडेट हो रही है फॉर्म की। अगर हो रही है तो ये क्या प्रिंट कर देगी? एरर आ रहे। सही है, कंफर्म पासवर्ड पे क्यों नहीं आ रहा? उस पे क्यों नहीं लगा हुआ? अभी तो लगाया था हमने, बाकी सब पे है, इस पे नहीं आया। हाँ कुछ गड़बड़ हुई है क्योंकि ये वैलिडेटर लगा हुआ है। ठीक है, अभी ठीक है, अभी वापस चेक करते हैं। अभी नहीं काम किया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अरे अंडर स्कोर कहते हैं मेरे भाई, उसको अंडर स्कोर कहते हैं। नहीं, वो जो गर्ली ड्रेसेस के नीचे छोटी सी डंडी आ रही है, ये लो थी। डंडी को छोड़ दे, डंडी की पीछे लगा रहे हैं। अरे भाई तुम तो चुप ही करो। मैं क्लास की वजह से मैं क्लास में अरे नचेंद्र बोली डंडी बोलते हो देखा नीचे बुलाने के लिए बोल। भाई तुम लोग ना मुझे फोकस नहीं करने दे रहे हो। चेक कर पुलिस में नहीं अरे मजाक के साथ साथ मेमोरीज बनेंगी। चल आगे बताएंगे ये बच्चे ऐसे रहे यार हम बच्चे क्लास में बैठ के ऐसे जो करते हैं मेरे से करके। सही, हम चेक कर रहे हैं यार फॉर्म फिल करके कि काम कर रहे हैं। कंफर्म पासवर्ड कौन सा हो गया? सही है, फॉर्म इज वैलिड प्रिंट होना चाहिए। जैसे ये देखो, तो कंसोल में हमारे पास फॉर्म इज वैलिड प्रिंट हो रहा है कि जब पासवर्ड ठीक होता है तब। सही है।